आज की इस वीडियो में हम हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो महत्वपूर्ण चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का, वो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। आप सभी को पता है कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी वस्तु की जो कीमत निर्धारित होती है वो उस वस्तु की कितनी मांग है, अर्थात उस वस्तु के लिए कितना प्राइसेस कंज्यूमर देने के लिए तैयार है और उस वस्तु को कितने प्राइसेस पे प्रोड्यूसर के द्वारा, उत्पादक के द्वारा सप्लाई किया जाता है, अर्थात उसका सप्लाई प्राइस क्या है। जिस सप्लाई प्राइस पर डिमांडर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सहमत होते हैं, जिस प्राइस पर जी, अर्थात जिस मार्केट प्राइस पर डिमांड उस वस्तु की और उस वस्तु की सप्लाई की क्वांटिटी दोनों बराबर होंगी, वही प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाया जाएगा। जहाँ तक डिमांड की बात है वो आपने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर पढ़ा है, जिसमें हमने डिमांड क्या होती है, डिमांड का मांग का नियम क्या है, फिर उसकी इलास्टिसिटी क्या है, फिर इस डिमांड के लॉ के पीछे कारण क्या है। इस हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, दो ब्रॉड एनालिसिस की सहायता से हमने इसको स्टडी किया है और ये देखा गया है कि यदि प्राइसेस कम होंगे तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कि जब किसी कंज्यूमर को ज़्यादा वस्तु दी जाती है तो एक्स्ट्रा वस्तु से उसको मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो कम होती चली जाती है, इसलिए वो ज़्यादा वस्तुओं के लिए कम प्राइसेस देने के लिए तैयार होगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सप्लाई साइड स्टार्ट करेंगे। जो सप्लाई अर्थात कोई वस्तु किस भाव पर बेची जाएगी, अर्थात या ये भी कह सकते हैं हम कि उसको किस प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी बेची जाएगी, ये निर्धारित होता है उसके दो चीज़ों से। नंबर एक, फिजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। जो आगतें हैं उत्पादन की, उत्पादन जब हम करते हैं उसके लिए हमें दो प्रकार के इनपुट्स चाहिए, हमें दो प्रकार की आगतें चाहिए, हिंदी में आगतें बोलते हैं इसको। वो दो प्रकार की आगतें कौन कौन सी है? नंबर एक, फैक्टर इनपुट्स और दूसरा है नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स यानी कि कारक आगतें, जिनको हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों की सर्विसेज चाहिए। और जो नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये होते हैं उसके अंदर। तो जो भी इनपुट्स हैं, चाहे वो फैक्टर इनपुट्स है या नॉन फैक्टर इनपुट्स है, उसके कारण उत्पादन में कितना बदलाव आता है, उत्पादन किस दर से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये हम फिजिकल रिलेशन, ये डिपेंड करता है उसकी टेक्निकल फिजिकल रिलेशन के ऊपर। उसकी गिवन टेक्नोलॉजी, उसकी तकनीक कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फिजिकल रिलेशन हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन होगा दैट विल बी कंप्लीटली टेक्निकल होगा। इसमें कोई मौद्रिक मतलब नहीं होगा कि किसी वस्तु पे कितना भाव है या किसका क्या प्राइस है, कि कहाँ पे कितना उत्पादन होगा, ये नहीं। इसमें सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं कि जो इनपुट्स हैं फिजिकल, उससे आउटपुट कितना निकलता है, उसके बीच में जो भी फंक्शन है वो थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे। दूसरा, सप्लाई डिपेंड करती है प्राइसेस ऑफ इनपुट्स पर, यानी कि जो इनपुट्स, जो भी हम फैक्टर नॉन फैक्टर इनपुट्स डाल रहे हैं जिससे आउटपुट निकल रही है, तो उससे की कीमत कितनी है। यदि ज़्यादा कीमत होगी तो सप्लाई प्राइस ज़्यादा होगा, और यदि कीमतें कम होगी इनपुट्स की तो सप्लाई प्राइस क्या हो जाएगा? कम होगा। ठीक इसी प्रकार प्राइसेस इनपुट सेम रहने से यदि इनपुट डालने से आउटपुट ज़्यादा हो जाता है तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यदि इनपुट डालने से आउटपुट कम वृद्धि होती है तो उससे क्या हो जाएगी? सप्लाई प्राइस क्या हो जाएगी? कम होगी। तो ये जो फिजिकल रिलेशन है इनपुट्स और आउटपुट के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में। ये जो रिलेशन पढ़िए जाएगा ये दो लेवल पे पढ़ा जाएगा, एक शॉर्ट पीरियड में और एक लॉन्ग पीरियड में। जहाँ तक शॉर्ट पीरियड की बात है उसमें कम से कम एक उत्पादन के जो साधन है वो कम से कम एक तो स्थिर होता है, अर्थात आप सभी साधनों को नहीं बढ़ा सकते। तो ये होता है शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल होता है। और दीर्घकाल क्या होता है? जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को हम बढ़ाते हैं। इन जो भी हम उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाएंगे वो लॉन्ग पीरियड होगा, जब कुछ एक साधनों को बढ़ाएंगे वो शॉर्ट पीरियड होगा, और कुछ नहीं बढ़ने पाएंगे तो वो शॉर्ट पीरियड होता है। तो इनमें जो प्रोडक्शन है उससे संबंधित जो व्यवहार है, उससे संबंधित व्यवहार को इकोनॉमिस्टों ने दो नियमों के द्वारा उसको दर्शाया है। नंबर एक नियम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, अर्थात
एक कारक के प्रतिफल के नियम के रूप में, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये है अल्पकाल का। और दूसरा होगा लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, अर्थात जब आप स्केल इंक्रीज करते हो, जब उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन किस तरह बढ़ता है उससे संबंधित जो नियम है वो हम रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल के नियम के तौर पर पढ़ेंगे। ब्रीफली हम जान लेते हैं कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने का फायदा क्या है, उसका क्या महत्व है। नंबर एक, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से हमें कॉस्ट ऑफ आउटपुट पता लगेगी। यदि आप इनपुट सेम रहने से आउटपुट बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लेते हो तो कॉस्ट घट जाएगी पर यूनिट उत्पादन की। और दूसरा हमें पता लगेगा कि डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अगर आपके इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हो रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण उसकी डिमांड क्या होगी, उस फैक्टर इनपुट्स की ज़्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अल्पकाल में जो उत्पादन में लागू होने वाला जो नियम है इकोनॉमिक्स का, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। उस लॉ को हम टेबल की सहायता से भी पढ़ते हैं और चित्र की सहायता से, डायग्राम की सहायता से भी पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल्स क्या बताया मैंने आपको कि अल्पकाल में लागू होता है। अल्पकाल में तब जब कम से कम एक उत्पादन का साधन फिक्स्ड होता है। दूसरा, जितने भी उत्पादन के साधन आप लगाएंगे, 1, 2, 4, 5, 10 जो भी होंगे, सभी उत्पादन के साधन चाहे वो पहला हो या दूसरा हो या कोई सा भी हो, वो होमोजीनियस है, वो सारे के सारे समरूप हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, उनकी उत्पादकता सबकी बराबर है। और देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, अल्पकाल में कोई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। तो ये 2-3 जो असम्पशंस है, 2-3 जो सिचुएशंस है, इनमें ही ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लागू होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, जैसे लेफ्ट ने कहा है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस स्टेट्स that if the input of one resource is increased by equal increments per unit of time while the inputs of other resources are held constant, total output will increase, but beyond some point the resulting output increases will become smaller and smaller। अर्थात कि जब भी एक संसाधन की बराबर की इकाइयों को बढ़ाया जाएगा एक निश्चित समय में और दूसरे संसाधनों की इकाइयों को समान रखा जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन एक कुछ समय के बाद उत्पादन में बढ़ने की जो दर होगी वो स्मॉलर और स्मॉलर, कम और कम होती चली जाएगी। इसको हम डायग्राम की सहायता से भी दिखा सकते हैं यहाँ पे कि सपोज हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर हम लेबर की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड फिक्स है तो लेबर की अमाउंट बढ़ाने से पर यूनिट लेबर इक्वल अगर आप बढ़ाओगे तो टोटल प्रोडक्शन पहले तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, अंततः क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रकृति का जो नियम है इकोनॉमिक्स के अंदर कि जैसे जैसे उत्पादन का एक समान इकाई बढ़ाएंगे, उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ेगा लेकिन अंततः घटती दर से बढ़ेगा, इसी नियम को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बोलते हैं, घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम बोलते हैं, या रिटर्न्स टू ए फैक्टर, अर्थात एक फैक्टर बढ़ाया जाता है तो उस पर क्या रिटर्न्स आते हैं, क्या प्रतिफल आते हैं, ये भी बोलते हैं। प्रोपोर्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिक्स फैक्टर के साथ लेबर की अमाउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं तो लेबर और फिक्स फैक्टर के बीच में जो अनुपात है वो चेंज होता चला जाता है और उसके फलस्वरूप जो उत्पादन में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को जैसे हमने डायग्राम में समझाया गया, मैं इसको ग्राफिकली आपको समझा देता हूं कि O से लेकर B पॉइंट तक जो टोटल प्रोडक्शन है वो का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस की तरफ उन्नतोदर है, कन्वेक्स है, क्योंकि जैसे जैसे इक्वल अमाउंट हम बढ़ाते जाएंगे लेबर की, जो आउटपुट उनसे रिजल्टिंग आउटपुट होगा वो रिजल्टिंग आउटपुट क्या होता चला जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज होगा। मींस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो लोअर डायग्राम में यहाँ से स्टार्ट करके ए तक है वो बढ़ती चली जाएगी। और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर पॉइंट बी, टोटल प्रोडक्शन अब भी इंक्रीज हो रही है लेकिन जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की जो रेट है वो रेट क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी और डी पॉइंट पे आके जीरो रेट हो जाएगी। तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बी पॉइंट जो हमने यहाँ पे ए पॉइंट के तौर पे दिखाया वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी और L3 लेबर अमाउंट पे लगाने के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बिकम जीरो। और इसके बाद भी अगर आप लेबर लगा रहे हो तो वो लेबर उत्पादन में नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव टेरिटरी में चली जाएगी, माइनस में आएगी, तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, यदि किसी भी टोटल कर्व की किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्पर्श रेखा डाल देते हैं
जैसे मैंने ए पॉइंट पे डाली हुई है, यहाँ पे डाली हुई है, बी पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे, डी पे है, ई पे है, वो स्पर्श रेखा का जो ढलान होता है स्लोप, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मेजर करेगा। यहाँ पे स्पर्श रेखा कम ढली हुई है, बी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ढली हुई है, तो इसलिए ए पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है और बी पॉइंट पे क्या है, हाईएस्ट है। उसके बाद इसका ढलान क्या होता चला जाता है, कम हो जाता है, और डी पॉइंट पे आके ये एक्स एक्सिस के समानांतर है, अर्थात मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, स्लोप जीरो हो जाता है। जहां तक एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात है, टीपी कर्व के किसी भी पॉइंट, सपोज ये बी पॉइंट है, इसको ओरिजिन से मिला लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया हुआ है, तो ओ जो सी लाइन है, ओ सी लाइन और जो ट्राइंगल बनेगी ओ सी L2, इस ट्राइंगल में ओ सी लाइन का ढलान टेंजेंट जो थीटा होता है वो परपेंडिकुलर CL2 डिवाइडेड बाई OL2, यानी कि टोटल प्रोडक्शन और डिवाइडेड बाय लेबर की अमाउंट से दिखाया जाएगा। और आपको पता है कि टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर इज नथिंग बट एवरेज प्रोडक्शन होती है, औसतन उत्पादन होता है। तो इसका मतलब सी पॉइंट से ओ को मिलाने वाली, जो ओरिजिन को मिलाने वाली जो लाइन है OC, इस लाइन का जो ढलान है, स्लोप है, दैट इज मेजरिंग द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द लेबर। ठीक इसी प्रकार यदि बी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें और कोई लाइन आपको पता लग जाए OB लाइन, तो उसका ढलान क्या मापेगा, एवरेज प्रोडक्शन होगा। और अगर ए पॉइंट को भी है तो उसका ढलान क्या मापेगा, OA लाइन का ढलान एवरेज प्रोडक्शन मापेगा। तो ये जो लाइन होगी OA लाइन, OB लाइन एंड OC लाइन, ये इसका स्लोप बढ़ता चला जाएगा OC तक। तो इसलिए एवरेज प्रोडक्शन क्या होती चली जा रही है, अप टू पॉइंट CL2 लेबर अमाउंट तक एवरेज प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। बियॉन्ड दैट एवरेज प्रोडक्शन जो स्लोप होगा, अगर डी पॉइंट की बात करें तो वो स्लोप कम आ जाएगा, तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एवरेज प्रोडक्शन कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं छुएगी, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन कभी भी जीरो नहीं होती है। तो अब हम इसके पीछे के इकोनॉमिक रीजंस जान लेते हैं कि क्यों स्टार्टिंग में जब आप लेबर की इक्वल अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं किसी इनपुट्स की, तो उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता जा रहा है। इसके दो मुख्य कारण हैं। नंबर 1 कारण है कि जो स्थिर साधन है, फिक्स फैक्टर है, उसका फुल यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। जब हम स्थिर साधन को लगाते हैं और उसके साथ थोड़ा लेबर लगाएंगे, तो थोड़ा लेबर उसको परफेक्टली यूजफुल और फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, पूर्णतः यूटिलाइज नहीं करने पाएगा। तो इसलिए उत्पादन, जब हम उसको लेबर बढ़ाएंगे तो उसका पूर्ण उपयोग होता चला जाएगा, इस कारण उत्पादन में वृद्धि होगी। सेकेंडली, जब हम लेबर की अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर के कारण, स्पेशलाइजेशन के कारण हमारा जो उत्पादन में वृद्धि भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक यही दो कारण हैं कि जब हम कुछ लिमिट के बाद लेबर और बढ़ाते चले जाएंगे, तो हम जो स्थिर साधन है उसके साथ वेरिएबल साधन को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका पूर्ण प्रयोग के बाद भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका प्रयोग, उसके इष्टतम प्रयोग से ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो टोटल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इसका रीजन ये भी कह सकते हैं कि काश अगर लेबर फिक्स फैक्टर का परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होता, उसका पूर्णतः प्रयोग कर सकते, तो हम मशीनों की जगह लेबर का यूज कर सकते थे, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। लेकिन आपको सभी को पता है कि लेबर मशीनों का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए अंततः डिमिनिशिंग रिटर्न से ही स्टार्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर now in the position where now we will discuss about the different stages of production। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ें। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि उत्पादन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है जहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, अर्थात OL2 लेबर अमाउंट जहाँ तक लग रही है इस डायग्राम में, ये स्टेज आपकी फर्स्ट स्टेज है, जिस स्टेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्शन हर पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज पॉइंट से क्या होती है, बढ़ रही है, बड़ी है, ज़्यादा है, और एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। दूसरी जो स्टेज होगी वो स्टेज होगी जहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन भी घटना शुरू हो जाती है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, ऑलरेडी घटना शुरू हो चुकी है। तो ये स्टेज होगी L2 से लेकर L3 तक, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन, अर्थात जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे होगी और मार्जिनल प्रोडक्शन 0 पे होगी। बियॉन्ड L3 थर्ड स्टेज होगी जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगी, नेगेटिव होगी।
अब कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर है कहाँ पे लेबर लगाएगा, ये हम देखते हैं। देखिए, रैशनल प्रोड्यूसर्स को लेबर लगाने के लिए उसकी रियल वेज के बराबर पेमेंट देनी पड़ती है। तो मान हमने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है WW, ये रियल वेज को दिखाती है, और ये मानते हो कि सब लेबर की का जो वेज है वो समान है, तो इसलिए ये एक्स एक्सिस के समानांतर है। अब देखिए, जैसे हम यदि स्टार्ट से ओरिजिन से स्टार्ट करें तो हर इकाई लेबर लगाने से एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। तो जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट स्टेज के में तो कतई किसी भी प्रकार नहीं रुकेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में लेबर लगाने से एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। जहां तक थर्ड स्टेज की बात करें, यहाँ पे L3 लेबर से आगे लगाने के कारण आपको पेमेंट करनी पड़ रही है वेज रेट के रूप में, लेकिन आपको रिटर्न्स नेगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर नहीं लगाएगा किसी भी लेबर की अमाउंट को। तो रैशनल प्रोड्यूसर सिर्फ सेकंड स्टेज में लगाएगा, जहां पर डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व वो वेज रेट के इक्वल होगा। ई पॉइंट पर एल नोट वो लेबर की अमाउंट होगी, और एल नोट लेबर से हमें यहाँ टीपी कर्व से पता लगेगा कितना प्रोडक्शन होगा। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद।